तो मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग समझेंगे अभी, लेकिन इसको समझने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है। जैसे किसी क्वांटिटी में चेंज निकालना हो, है ना, तो चेंज इन अ क्वांटिटी x is equal to final value of x minus initial value of x, where xf is final value of x and xi is initial value of x for finite change in x. The change in x is equal to, अगर x में जो चेंज है अगर वो फाइनाइट है ना, तो चेंज को हम लोग लिखते हैं डेल्टा x से। ये एक सिंबल है और इसका मतलब तो वही होगा फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x, इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब हो गया कि बहुत ही छोटा है। जैसे अगर x कोई डिस्टेंस है, इसका इनिशियल वैल्यू कुछ किलोमीटर्स में दिया हुआ है, लेकिन जो उसमें चेंज हुआ वो कहीं माइक्रोमीटर में हो गया, है ना। तो 1 किलोमीटर के रिलेटिव माइक्रोमीटर में जो चेंज है ना, माइक्रोमीटर यूनिट में जो चेंज है बहुत ही स्मॉल है, इसलिए उसको इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज कहा जा सकता है। The change in x is equal to dx। इसका जो वैल्यू है वो अभी भी रहेगा वही फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि when delta x tends to 0 then it can be written as dx। डेल्टा x टेंस टू 0 का मतलब जो चेंज है वो बहुत ही स्मॉल है, और उस केस में हम लोग डेल्टा x को dx लिख सकते हैं, ठीक। उसी तरह से जो dy होगा इसको कहेंगे इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन y, और dx क्या है, ये हो गया इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सो dy बाई dx इसको लिखा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और इसका मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। मतलब ये हुआ कि अगर x में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो y में कितना चेंज हो जाएगा, ठीक। अगर ऐसा हो कि जो y है, सपोज ये है मनी इन बैंक, और x है
टाइम इन सेकेंड्स, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, dy बाई dx का मतलब हो गया कि चेंज इन मनी इन बैंक पर सेकेंड, है ना। जैसे एक साल में, एक ईयर में मनी जो है वो बढ़ रहा है, तो एक सेकेंड में कितना बढ़ रहा है, एक सेकेंड क्या हो गया, बहुत ही स्मॉल टाइम हो गया साल के रेस्पेक्ट में। तो इसलिए कह सकते हैं कि एक सेकेंड में जो बैंक में रखा हुआ पैसा है वो कितना बढ़ रहा है, ये बताएगा dy बाई dx, है ना। तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब, लेकिन इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग लेकिन समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किसी लाइन का, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। जैसे अगर हमें ग्राफ बनाएं, है ना, ये ग्राफ हो गया, ये एक्स वाई एक्सिस हो गए, और साथ में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, है ना। ये सपोज एक लाइन हो गया, तो ये लाइन एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है ना। तो जब भी हमें स्लोप निकालना होगा तो क्या करेंगे, स्लोप निकालना होगा इस लाइन का, तो tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन straight line and x-axis measured in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction। ठीक, जैसे अगर हम यूं कहें कि एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है ना। अगर ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो हो जाएगा tan 30 डिग्री, यानी कि 1/√3। तो स्लोप का मतलब हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन बताता है। ठीक है, तो अब इंक्लिनेशन जो है वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकता है। इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि जस्ट लाइन वर्टिकल हो गया। तो tan थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है ना। तो ये हम लोग ध्यान ये रखेंगे कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा अगर वो एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है ना, जैसे ये है। तो कह सकते हैं स्लोप विल बी पॉजिटिव व्हेन एंगल थीटा इज एक्यूट। उसी तरह से अगर एंगल थीटा ऑब्टूस हो जाएगा तो उस केस में जो स्लोप है वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा निगेटिव होता है
है ना। तो अगर स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करें ऐसे, तो इसमें जो थीटा आएगा ये थीटा हो गया अपना, थीटा हो गया बड़ा। तो ये कहा जा सकता है स्लोप विल बी पॉजिटिव व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूस। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर थीटा एक्यूट होता है 90 डिग्री से छोटा होता है तो उस केस में जो स्लोप है पॉजिटिव आता है। इसमें क्या है, थीटा हो गया ग्रेटर देन 90 डिग्री, और इसलिए इसमें जो स्लोप है वो निगेटिव आएगा। इसको करेक्शन करेंगे हम लोग, ये जो पॉजिटिव लिखा है यहाँ पर निगेटिव होगा, है ना। जब थीटा ऑब्ट्यूस हो जाएगा तो स्लोप निगेटिव हो जाता है। ठीक, डिफरेंशिएशन का या dy बाई dx का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप देखेंगे कि हमने ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ में कोई दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। एक पॉइंट है A जिसका कि कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1 y1 है। एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं B, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 मान लेते हैं। ठीक, अब ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये कुछ ऐसा लाइन होगा, है ना। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, और ये जो लाइन है इसका एक्स एक्सिस से कुछ इंक्लिनेशन है। इस इंक्लिनेशन को हमें निकालने के लिए इसका एंगल भी पता होना चाहिए और साथ में उस एंगल का टेंजेंट यानी tan थीटा भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये जो पॉइंट A है ना, पॉइंट A का जो x1 कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट है x1, उसमें से ये डिस्टेंस हो जाएगा x1, है ना, यहाँ से यहाँ तक का, और जो y1 है वो ये हाइट हो जाएगा, ये x एक्सिस से उसका हाइट। उसी तरह से जो पॉइंट B है उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हाइट y2 हो जाएगा, और जो पॉइंट B है उसका x कोऑर्डिनेट है x2, तो ये डिस्टेंस x2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो लाइन AB है इस लाइन AB का स्लोप फाइंड करना है ना। तो देखेंगे इसमें पॉइंट A यहाँ पर है और पॉइंट B यहाँ पर है, तो इसके लिए हमें एक एंगल पता करना पड़ेगा जो कि स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में है। ये एंगल थीटा पता करना पड़ेगा। अगर ऐसा करें कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ये लाइन हो गया, और फिर इसको B से मिला देते हैं। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये AB ट्रायंगल और ये, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। ठीक, अच्छा, चूंकि ये x2 है ये x1 है, तो ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये पॉइंट C है, तो डिस्टेंस AC जो होगा ये हो जाएगा x2 माइनस x1। उसी तरह से जो हाइट BC है, हाइट BC हो जाएगा y2 माइनस y1, है ना, ये वर्टिकल हाइट y2 और ये y1 है, तो y2 में से y1 माइनस करने पर ये BC पता चल जाएगा। तो अगर मुझे इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना हो तो हम लोग कहेंगे कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन
ए बी इज इक्वल टू tan थीटा, और इस tan थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं BC डिवाइडेड बाई AC से, है ना। तो स्लोप का मतलब यहाँ पर तो ये हो गया, BC का वैल्यू आएगा y2 माइनस y1 और AC का वैल्यू आएगा x2 माइनस x1, है ना। यानी कि चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई चेंज इन x कोऑर्डिनेट। अब अगर ऐसा हो, इफ डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा x टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ कि a का जो x कोऑर्डिनेट है और b का जो x कोऑर्डिनेट है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब बहुत ही पास पास में है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पास पास में होंगे तो जो अगर डेल्टा x छोटा करेंगे तो डेल्टा y भी छोटा ही हो जाएगा। और इस केस में जब डेल्टा x स्मॉल है देन पॉइंट्स A एंड B विल कोइंसाइड, है ना। हम लोग एक तो वो हो जाएगा कि दोनों कोइंसाइड करेंगे, और ये जो डेल्टा y है इसको लिखेंगे dy और डेल्टा x को लिखेंगे dx, क्योंकि दोनों ही बहुत छोटे हो गए। डेल्टा x टेंस टू 0 का मतलब हो गया कि इनकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो गई है, ठीक है। तो उस केस में अब देखेंगे कि जब ये डेल्टा x बहुत छोटा हो जाए तो AC का वैल्यू बहुत ही छोटा हो जाएगा। उसी तरह से डेल्टा y छोटा हो जाएगा डेल्टा x छोटा होने से, और फिर BC भी छोटा हो जाएगा, यानी कि A और B ऑलमोस्ट एक जगह पर, एक पॉइंट पर आ जाएंगे। तो हमने उसके लिए एक नीचे ग्राफ बनाया है। यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि पॉइंट A और B उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा जब डेल्टा x टेंस टू 0 होगा तो। और उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो लाइन AB है वो एक टेंजेंट बन जाएगा, है ना। ये जो लाइन AB है ये इस कर्व पर टेंजेंट बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट A और B दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ जैसे हमने पढ़ा कि देन पॉइंट्स A एंड B विल कोइंसाइड, इट मीन्स लाइन AB will become a tangent on the curve, है ना। तो ये जो कर्व है उसके ऊपर ये टेंजेंट हो जाएगा, और इस AB का जो स्लोप है वो कह सकते हैं कि इस टेंजेंट का स्लोप होगा। सो स्लोप ऑफ line AB will give slope of tangent on the curve। और देखेंगे कि ये जो स्लोप है हर पॉइंट पर डिफरेंट होगा, है ना। अगर देखें कि यहाँ पर एक अलग टेंजेंट आएगा, इस पॉइंट पर एक अलग टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पर एक अलग टेंजेंट होगा, तो जैसे ही हम पॉइंट्स A और B चेंज करेंगे तो स्लोप चेंज हो जाएंगे, टेंजेंट चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्लोप है, ये जो dy/dx है, ये क्या बताता है, ये स्लोप बताता है कर्व का। अलग अलग पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप बताएगा। तो कह सकते हैं सो dy/dx गिव्स स्लोप ऑफ tangent to the curve or instantaneous
इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ कर्व, है ना। इंस्टेंटेनियस इसलिए क्योंकि ये जो कर्व है इसका एक स्लोप नहीं होगा, डिफरेंट पॉइंट पर स्लोप डिफरेंट होगा। अगर ये जो dy बाई डी एक्स आता है, ये हम लोग आगे सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स का जो भी वैल्यू आता है वो x के टर्म में आता है। अगर x के टर्म में आएगा, यानी कि अगर x की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो स्लोप भी चेंज होगा। जैसा कि आप इस ग्राफ में देखेंगे कि इस x पर अलग स्लोप है, इस x पर अलग स्लोप है और इस x पर डिफरेंट अलग स्लोप है ना। यानी x चेंज करने से स्लोप चेंज हो जाता है। और dy बाई डी एक्स जो है वो x के टर्म में आता है, और इसीलिए कह सकते हैं कि जो dy बाई डी एक्स है वो इंस्टेंटेनियस स्लोप बताता है, यानी अलग अलग पॉइंट पर इसी कर्व का स्लोप बताएगा, है ना। तो ये तो हो गया कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब हो गया फाइनली। सो geometrical meaning of dy by dx is that it gives instantaneous slope of एक कर्व, है ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब को बता दिया कि डिफरेंट एक्स पर डिफरेंट स्लोप होता है, तो हर अलग अलग पॉइंट का स्लोप ये बता सकता है। अब रही बात कि dy बाई डी एक्स को कैलकुलेट कैसे करें, यानी डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करें। तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स फाइंड करने के फॉर्मूले होते हैं और मेथड्स होते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग बहुत ही डिटेल में हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं, है ना। ये जो मैथमेटिक्स हम लोग सीख रहे हैं, ये मैथमेटिक्स में जो टीचर्स हैं वो आपको 6 महीने साल भर पढ़ाते हैं, वो हम लोग यहाँ पर मुश्किल से जो है वो 1 हफ्ते में वो सारे मैथमेटिक्स सीख लेते हैं। तो ये जो है हम लोग क्या सीखते हैं कि इनका एप्लीकेशन क्या है। इनका एप्लीकेशन हमें सिर्फ सीखना होता है, फॉर्मूले सीखने होते हैं, रूल्स सीखने होते हैं। इनका डेरिवेशन हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, है ना। बस इनके मीनिंग्स और फॉर्मूले और एप्लीकेशन 3 चीज़ हम लोग इनमें जानते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले फॉर्मूले सीखेंगे, है ना। तो फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद रूल से सीखेंगे। तो जो पहला फॉर्मूला होता है कि सपोज अपने पास y जो है ना, y दिया गया हो fx, ऐसा कुछ दिया गया हो x पावर n, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे कि अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो यानी कि dx पावर n, y का वैल्यू रख दिया हमने बाई dx, इसका वैल्यू होता है nx पावर n माइनस 1। मैथमेटिक्स में इसका डेरिवेशन सिखाया जाता है, हम लोग सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखेंगे, है ना, कि x पावर n होगा तो उसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर ऐसा मान लें कि y जो है, जो अपना फंक्शन है, ये है साइन x, तो dy बाई डी एक्स जो होगा ये हो जाएगा d साइन x बाई डी एक्स, और ये होता है cos x के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि साइन x का जो डिफरेंशिएशन है वो
cos x होता है। उसी तरह से फिर cos x का भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट अब फॉर्मूले लिखते हैं d cos x बाई डी एक्स, यानी cos x का डिफरेंशिएशन ये होता है माइनस साइन x। तो जो बॉक्स में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है बस। उसके बाद आता है tan x का, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। उसके बाद आता है cot x का डिफरेंशिएशन d cot x बाई डी एक्स, ये होता है माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो अभी तक 5 फॉर्मूले हुए है ना, और एक दो फॉर्मूले हैं उनको हम लोग लिखते हैं। एक फॉर्मूला होता है sec x का, तो sec x का जो डिफरेंशिएशन है उसको हम लोग लिख सकते हैं sec x इंटू tan x। फिर आता है cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है माइनस cos x इंटू cot x। फिर एक होता है log x का डिफरेंशिएशन, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 बाई एक्स। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन डी ई पावर एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है। एक और होता है अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, सी मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, क्योंकि ये तो चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 10 फॉर्मूले हैं। ये 10 फॉर्मूले हमें याद रखने होते हैं, तब जाकर के डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, है ना। ये कुल मिलाकर के 10 फॉर्मूले हो गए। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे इनका एप्लीकेशन, मतलब कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स सीखते हैं, है ना। तो फर्स्ट रूल तो ये है कि जब दो फंक्शंस का सम दिया हो, है ना, y जो है ये दो डिफरेंट फंक्शंस का सम हो, जैसे u प्लस v या डिफरेंस v हो, तो उस केस में अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना हो, dy बाई डी एक्स, तो क्या करते हैं, पहले u को डिफरेंशिएट करते हैं, जो साइन होता है प्लस होगा तो प्लस या माइनस होगा तो माइनस रखेंगे, फिर v को डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। इस रूल को कहा जाता है सम रूल। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमें ऐसा दिया है y इज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन x, यानी dy बाई डी एक्स जो होगा उसमें जैसे कहा गया कि पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस फिर साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, साइन x का डिफरेंशिएशन होगा। फिर इसके बाद अब इसको कैसे सोल्व करें, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला ये पढ़ा कि dx पावर n बाई dx होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है nx पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले को अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें, इसमें x पावर n के जगह पर 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2x पावर 2 माइनस 1। जो ये फार्मूला n x पावर n माइनस 1, वही फार्मूला अप्लाई किया हमने। अच्छा, साइन x का डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ा, फार्मूला जो हमने बताया वो ये था कि साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x,
है ना। तो यहाँ पर सीधे हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स के डिफरेंशिएशन की जगह पर कॉस एक्स रखेंगे, यानी जो डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स ये हो गया 2x प्लस कॉस एक्स। तो ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। इसके बाद जो दूसरा रूल होता है उसको कहा जाता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल मतलब यह है कि किसी वेरिएबल को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हो, मान लेते हैं c इंटू यू दे दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएशन करना होगा तो इसमें जो कांस्टेंट है c उसको अलग कर देते हैं और सिर्फ u को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि वेरिएबल वाला पार्ट है। ठीक, तो इस पर एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि y का जो वैल्यू है वो हमें दिया गया है 4x स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसे इसमें कहा गया कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको छोड़ देते हैं और जो u है u के जगह पर यहाँ पर x स्क्वायर है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया 4 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जो अभी हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया था ये, तो ये आ गया 2x पावर 2 माइनस 1। तो वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, 2x पावर 2 माइनस 1 यानी कि 8x हो गया। ठीक, तो दो रूल हो गए। एक तो ये था सम रूल जिसमें क्या करना है, दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करना है, बीच में प्लस साइन हो तो प्लस रखना है, माइनस हो तो माइनस रखना है। जैसे कि इस एग्जांपल में प्लस था तो हमने प्लस ही रखा है। ठीक है, आंसर में भी प्लस ही आया है। दूसरा रूल था कांस्टेंट मल्टीपल रूल। उसमें क्या करा हमने कि जो कांस्टेंट टर्म है c उसको अलग कर दिया और बाकी जो वेरिएबल वाला पार्ट है u उसको डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, तो ये दूसरा रूल हो गया। उसके बाद आते हैं थर्ड रूल में। जो थर्ड रूल होता है इसको कहा जाता है प्रोडक्ट रूल, है ना। इसको प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। अगर ऐसा मान लें कि जो y है वो इस फॉर्म में हो u इंटू वी, देन dy बाई डी एक्स जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक को कांस्टेंट मान लेंगे यानी v को छोड़ देंगे और u को डिफरेंशिएट कर लेंगे, प्लस फिर u को छोड़ेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे। ये रूल होता है। मतलब बारी बारी से क्या करना है, एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है। तो इस पर एक एग्जांपल भी करेंगे। तो जैसा मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स है ना। इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है और इसलिए बीच में पॉजिटिव साइन नहीं होगा, इनटू होगा। तो जब dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, फिर साइन एक्स को छोड़ेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी हमने 2 बार कैलकुलेट किया, यह आएगा 2x। तो dy बाई डी एक्स का जो फाइनल वैल्यू यहाँ से आएगा ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, है ना। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करना है आपको, दो फंक्शन है जो कि खुद ही वेरिएबल होंगे, तो एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे और बीच में प्लस साइन आता है। ठीक, इसके बाद आता है जो फोर्थ रूल है उसको कहा जाता है कोसेंट रूल।
है ना। कोसेंट रूल में क्या होता है कि जो y है वो दो फंक्शंस का रेशियो के फॉर्म में दिया होता है। जैसे कहें कि u बाई v दिया है, तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे y का x के रेस्पेक्ट में, तो u और v में से पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। जैसा हमने कि प्रोडक्ट रूल में किया वैसा ही है, लेकिन अब देखेंगे कि बीच में माइनस साइन है। तो माइनस साइन है तो ध्यान रखना पड़ेगा क्या चीज़ का, कि पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है। u न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट करना है, बाद में डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि बीच में निगेटिव साइन है ना। और नीचे जो है ये आता है वी स्क्वायर। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे और फिर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एक और एग्जांपल हम लोग सोल्व करेंगे अभी। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो एग्जांपल हमें दिया गया ये है एक्स स्क्वायर बाई ई पावर एक्स। तो जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कहा गया कि डिनोमिनेटर को कांस्टेंट लो, v को कांस्टेंट लो और u को न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट करना है, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस, फिर क्या करना है वापस अब एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मानेंगे और जो डिनोमिनेटर है ई पावर एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर साथ में डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। जैसा कि यहाँ दिया गया वी स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो यहाँ डिनोमिनेटर था ई पावर एक्स तो उसको स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हमने। तो ये आएगा ई पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने अभी कैलकुलेट किया था, यह आया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ई पावर एक्स जो है उसका डिफरेंशिएशन भी ई पावर एक्स ही होता है ना। और नीचे आ जाएगा ई पावर एक्स का होल स्क्वायर यानी ई पावर 2x। तो ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये 4 रूल हो गए। एक होता है चेन रूल, उस रूल को अभी हम लोग सीखते हैं।